सुरेश भाई साहब, आपके पास में आता हूँ। और ये जो कहा जा रहा है, हमने भी हेडिंग लगाई है, बहुत लोग उन्होंने कहा भी, अमित शाह जी ने, कि विपक्ष जो है खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, ये निंदनीय है। ये कहना कि पहली बार मोदी सरकार मुंह के बल गिरी, क्या गलत है? क्या मुंह के बल नहीं गिरी है मोदी सरकार? धन्यवाद रंजय जी। बिल्कुल सही है ये। क्यों गलत है? मोदी सरकार संख्या के बल पर किस तरह का के राजनीतिक निर्णय कराती रही है और करती रही है, ये तो पूरे देश ने देखा है। संसद में विपक्ष को कौन सी भूमिका दी गई है? संसद में विपक्ष के साथ विमर्श करने के कब प्रयास किए गए? जो सरकार सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी उपस्थित न हो और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, विपक्ष के साथ बहुत तालमेल है। आप विपक्ष की अवहेलना क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि इतना बड़ा हमारे पास जन समर्थन है कि किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जो बिल आया, एक तो ये कहना कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, यह बिल्कुल गलत है। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई विपक्षी दल नहीं था। मैंने एक एक नेता का भाषण सुना है कि कोई किसी अवसर पर बोले, ये किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने आज भाषण दिया, बहुत ही शानदार भाषण दिया। आपको क्यों बुरा लगता है? उन्होंने किसी जादूगर से क्या कही घटना बताई? उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं। नौ धनंजय जी का नाम लिया उन्होंने, के राय साहब का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। एक जादूगर की बात करते रहे। तो धनंजय जी को बुरा लग रहा है ये? फिर वो संसदीय मर्यादा कहां से प्रभावित हो गई? सवाल इस बात का है कि यह जो विरोध था, वह विरोध वास्तव में था, ये होना भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले एक दशक की जो राजनीतिक हलचल है, विपक्ष ने पहली बार बहुत जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। उससे ही उम्मीद की जाती है। अगर सरकार संघीय ढांचा तोड़ने का प्रयास करे, अगर सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास करे, निश्चित रूप से विपक्ष को सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। क्यों दे देगी? तो यह जो बिल गिरा है, वह आरक्षण का विरोध नहीं है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। राहुल गांधी ने तो अपने भाषण में भी कहा और इस विधेयक के गिरने के बाद बाहर भी निकल कहा कि सरकार 2023 का विधेयक अभी लेकर, कानून लेकर क्या हुए, हम पूरी तरह से इसको लागू करने के लिए हम पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। इसी सरकार में इसी संसद में 2023 में महिला आरक्षण का बिल पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मति से पारित किया था। जो पार्टियां पहले रिजर्वेशन, विद रिजर्वेशन की बात करते रही हैं, उन्होंने भी किसी रिजर्वेशन की बात नहीं की थी। आप समाजवादी पार्टी का दिन याद कीजिए, आरजेडी की बात याद करिए, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया था। आपने उसको क्यों नहीं लागू कर दिया? अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? लागू इसलिए आपने नहीं किया कि जब आज के 523 सदस्यों की सभा में, लोकसभा में आप इसको लागू कर दे तो सर्वाधिक बीजेपी के पुरुष सदस्यों की सीटें छिन जाती, क्योंकि सर्वाधिक सीटें उनके पास है। इस राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं थे। अगर 240, आज की तारीख में 240 सदस्य, उस समय तो उनकी और संख्या ज्यादा थी। अगर उस समय आप 2024 के चुनाव में लागू करते तो टिकट की मैंने जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी कैसे खत्म होती? स्वाभाविक सी बात है कि सर्वाधिक पुरुष में एमपी के टिकट करते भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वो सदस्यों की संख्या बढ़ाने लगी। क्या इस देश में एससी एसटी को जब दिया गया था आरक्षण, तो क्या सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी? नहीं बढ़ाई गई। उसी उसी व्यवस्था में उनको आरक्षण दिया गया। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये लोग हैं जो महिलाओं का अधिकार नहीं देना चाहते। ये कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार थी जिसने आजादी के बाद महिलाओं को मताधिकार दिया, जबकि उस समय भी तमाम विकसित देशों के पास महिलाओं का अधिकार नहीं थे, बहुत बाद में इनको दिए गए। कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 3-3 बार प्रयास किए। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका बता दे। आज अमित शाह जी कह रहे थे कि जब यूपीए की सरकार आरक्षण का बिल लेकर के आ रही थी, राज्यसभा में पास कराई, लोकसभा में का मुंह नहीं देख पाई, तो यूपीए के सहयोगी संगठन का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं, इसको पास कराना है। इस देश के हित के लिए उस समय भी हुआ था जब न्यूक्लियर डील हो रहा था अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह सरकार की।
सरकार के सहयोगी दलों ने विरोध किया, वामपंथी दलों ने विरोध किया, अन्य दलों ने समर्थन किया और पूरा का पूरा विधेयक पारित हुआ। उस समझौते पर मुहर लगी संसद की। तो अगर उनके सहयोगी दल विरोध कर रहे थे तो सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे? आप खड़े थे क्या उस समय? और जब आपने 2023 में इसको पारित कराया तो तत्काल 2024 के चुनाव से लागू क्यों नहीं कर दिया? अगर आपके मन में इतनी सदाशयता है तो यह महिला आरक्षण का विरोध नहीं है, यह विरोध इस बात का है कि सरकार संघीय ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग लेता है, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग परीक्षाएं संपादित करती हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग उसके परीक्षाएं संपादित करता है। इन परीक्षाओं में अगर आप अतीत में जाइए तो कुछ खास विषयों का बोलबाला होता था। बोलबाला जब इसलिए था कि उसमें प्राप्तांक बहुत मिलते थे। गणित का अगर पेपर है तो उसमें आपको अगर मिलेगा तो 10 का 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हिंदी का पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे तो आपको पूर्णांक नहीं मिलेंगे। उस समय इनमें एकरूपता लाने के लिए स्केलिंग की पद्धति लागू की गई, जो आज भी लागू है, कि किसी विषय के विद्यार्थी के साथ किसी तरह का अन्याय न होने पाए। आप क्यों नहीं कर देते कि न दक्षिण के राज्यों किसी राज्य विशेष का संसद में ज्यादा बोलबाला नहीं होगा, सभी राज्यों का समान हक होगा। आज शशि थरूर ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक उम्मीदवार एक वोट बराबर बराबर होनी चाहिए, किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। शशि थरूर ने सवाल उठाया कि एक देश प्रत्येक राज्य की भूमिका बराबर बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, उससे भेदभाव क्यों कर सकते हैं आप और क्यों करेंगे? आप उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति क्यों मजबूत करेंगे और तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति कमजोर क्यों हो जाएगी? आपको संकोच नहीं आता बात कहने में? आपने गृह मंत्री ने क्या कहा कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो जो आज दक्षिण राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ जाएगा, 12 या 13%, पॉइंट 12-13%, 1% भी नहीं, 50% भी नहीं, 0.50% भी नहीं। और आप इसको उपलब्धि बता रहे हैं? या तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, इस राज्यों के लोग स्वीकार कर लेंगे, उस देश के नागरिक नहीं है। आप एक ऐसी व्यवस्था क्यों लेकर नहीं आना चाहते हैं जिससे पूरे देश के नागरिकों को लगे कि हाँ संसद में हम उपस्थित हैं? शशि थरूर ने एक और सवाल पैदा किया और बहुत वाजिब सवाल है जिसकी चर्चा अब तक नहीं हो रही थी कि 800 सदस्यों को बैठा करके पार्लियामेंट में कितनी बहस करा लेंगे आप? एक सदस्य को कितनी बार मौका मिलेगा? आज गृह मंत्री का बयान मुझे सुन करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि नहीं बोलने के लिए तो हम रात को 12 बजे तक बैठक करा लेंगे। बैठक कल भी तो आप बता रहे थे, कल तो 1 बजे तक बैठक चली है लोकसभा की, कितने लोग मौजूद थे वहां? कल हम दिखाया ही था ना कि सांसद बोल रहे हैं कश्मीर के और सुनने वाला कोई है ही नहीं। पता नहीं भाई आसिर कौन है वहां। धनंजय जी, मैं उस सदन में मैं जाके कवरेज मैंने किया है, उस समय वही सांसद बैठे रहते हैं जिनका बोलने का मौका आने वाला, जिनका नाम है, और लोग जानबूझ करके कोरम का सवाल नहीं पैदा करते कि जहां कोरम का सवाल पैदा करेंगे कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, जानबूझ करके नहीं करते। कोरम का सवाल पैदा नहीं हुआ कि तुरंत स्थगित हो जाएगी, क्योंकि ही नहीं है वहां। आप घंटी बजाते रहेंगे, कोई आसपास ही नहीं है तो बिल आएगा कहां से? ये स्थिति बनती है। हास्यास्पद है जी, कंप्लीट कीजिए। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि रात को 12 बजे तक हम सदन की कार्रवाई चलाएंगे और सभी सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। आज 523 की लोकसभा में कितने प्रतिशत सदस्यों की विभिन्न बहसों में भागीदारी है? इसका आंकड़ा दे दे पीसीआर लोकसभा का, संसद का, कि कितने प्रतिशत सांसदों की भागीदारी है और कितनी बार किसको बोलने का मौका मिला है। नाम गिना सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं जिनको लोग पहचानते हैं। राहुल गांधी बोलने का इसलिए है कि विपक्ष के नेता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, इसलिए उनको बोलने का मिलेगा। भास्कर बनर्जी टीएमसी के नेता है, इसलिए उनको बोलने का मौका मिलेगा। एआईएमआई के नेता ओवैसी साहब, उनको बोलने का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के 32 या 23 सदस्य हैं, किसी को आज तक बोलने का नहीं मौका मिला होगा। मैं 2 ही 3 नाम देखता हूं, अवधेश जी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये इकरा हसन, नाम गिन सकते हैं आप। 10 के बाद आप भूल जाएंगे नाम, जबकि वह पार्टी संसद में, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कितना मौका देते हैं?
और अगर आप कोई गुणवत्तापूर्ण बहस करना चाहते हैं तो 800 लोगों को क्यों बैठाएंगे भाई? सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संवैधानिक पीठ होगी उसमें अधिकतम 9 सदस्य होंगे, 19 सदस्य क्यों नहीं होंगे? जितने लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्यों नहीं बैठेंगे उसी में? क्यों? बड़ी संख्या में आप बहस नहीं कर सकते, गुणवत्तापूर्ण बहस नहीं कर सकते आप। सही बात। आप ये चर्चा कर रहे हैं, हम लोग 5 लोग हैं, 15 लोगों को बैठा लीजिए आप। आप कितने मित्र हैं बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश तक, 15 लोगों को बैठा लीजिए, कितनी बहस करा लेंगे आप? सब सदस्यों की संख्या सीमित करना बहस की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। सरकार उस पर प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह विधेयक का गिरना महिला आरक्षण को प्रभावित नहीं करता। यह विधेयक का गिरना सरकार की उस मंशा को धराशायी करता है जो इस देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। वह उस प्रयास के को ध्वस्त करता है जिसमें वह देश में एक ऐसा चुनावी वातावरण तैयार करना चाहते थे जिसमें हमेशा से उन इलाकों में प्रभुत्व बना रहे जहां उसको जन समर्थन, उसको लगता है कि बहुत बेहतर जन समर्थन है। निश्चित उस जन समर्थन भी कल बदलेगा, ये भी गलतफहमी है, लेकिन आज उसको यह लगता है, यह उसका विरोध है। अगर यह सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी तो उसको इस विषय को परिसीमन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। परिसीमन के साथ जोड़ करके यह बीजेपी ने मंशा साफ कर दिया कि वह महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी ने यही काम हमेशा किया है। 2023 में भी उसने यही काम किया। उसके पास तो, और अगर आप महिलाओं का आरक्षण देना चाहते थे 2014 में तो बड़ा जबरदस्त समर्थन आपके पास था। कांग्रेस को तो लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता तक नहीं मिली, 40 सीटों पर सिमट गई थी, वो तमाम विरोध करते रहते, कुछ नहीं होता, आप दे देते, कौन रोक रहा था आपको? और भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठनों में महिलाओं के उपस्थिति करने में कौन सा रोक है? कौन सा संवैधानिक संशोधन चाहिए वहां? आपने किसी भी पूर्णकालिक राज्य में सुषमा जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, कहां? आधे अधूरे राज्य दिल्ली में। आज रेखा जी मुख्यमंत्री हैं उसी आधे अधूरे राज्य दिल्ली की। आनंदीबेन पटेल को गुजरात में आपने मुख्यमंत्री बनाया, कितने घंटे रहने दिया, कितने दिन रहने दिया आपने मुख्यमंत्री? आप अपने पार्टी में कितने लोगों को लेकर के आए? पार्टी का अध्यक्ष आपने कितनी बार बनाया? आज गृह मंत्री जी गिना रहे थे कि ओबीसी के हम बड़े समर्थक हैं और मोदी सरकार में 27% या कितना परसेंट इंडिया में बोल रहा हूं ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल ठीक है, 27%। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? जो 33% महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उनको कितना दिया आपने? कितने मंत्री हैं आपके मंत्रिपरिषद में? अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं बिहार की बात नहीं करता, आज पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, बाकी जो राज्यों के चुनाव हो गए, सर्वाधिक उम्मीदवार खड़े किए हैं बीजेपी ने, टीएमसी से भी ज्यादा। कितनी महिलाएं हैं उसमें? कम उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद टीएमसी बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दी है। आज भी देश की लोकसभा में सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व टीएमसी की तरफ से। सुनील जी एक और उदाहरण दीजिए कि बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत बोलती है और यह टीएमसी की तरफ से साइनी घोष बोलती है, सयानी घोष बोलती है, सायोनी घोष बोलती है। दोनों के बोलने में कितना अंतर है? रंजीत जी, महुआ मोहित्रा बोलती है। दोनों नाम आपने लिए और दोनों के भाषण आप अगल-बगल सुनवा दीजिए। इसीलिए मैंने कहा आज पता चल जाता है कि महिलाओं को कितना पसंद है। घोष पश्चिम बंगाल के चुनाव में 37% टिकट दिया है, 37% टिकट दिया टीएमसी ने। अब बताइए आप। और सयानी घोष आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक है। ठीक है सुनील जी, जिले में मांग जी कंप्लीट कीजिए। कंगना जी को क्यों नहीं बुलाया जाता पश्चिम बंगाल में? वो तो एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं।